जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। कोरोना 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 जा जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। प्रस्तुत है कोरोना से संघर्ष पर केंद्रित आकाशवाणी गोरखपुर की ये प्रस्तुति। कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। श्रोताओं नमस्कार। हारेगा कोरोना, जीतेगा भारत के एक नए अंक के साथ हम पुनः उपस्थित हैं। श्रोताओं, कल 21 जून है। 21 जून यानी विश्व योग दिवस। योग वो भारतीय परंपरा है जो न केवल हमें स्वस्थ रखने के लिए बल्कि हमें सक्षम बनाने के लिए भी बहुत उपयोगी है। योग हमें न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी सक्षम बनाती है, स्वस्थ बनाती है और सकारात्मक बनाती है। योग शरीर की वो क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से हम शरीर के विभिन्न अंगों को तंदुरुस्त बनाते हैं और साथ ही साथ अपने पूरे शरीर को इतना सक्षम बनाते हैं कि न केवल कार्य करने की बल्कि जीवन जीने की भी क्षमता बढ़ जाती है। हमारी मानसिक क्षमताएं इतनी बढ़ जाती हैं कि हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है। योग के अंतर्गत हम प्राणायाम, आसन और ध्यान की क्रियाएं करते हैं। एक और प्राणायाम के माध्यम से हम अपने श्वास संबंधी गतिविधियों को दुरुस्त करते हैं और हम जानते हैं कि श्वास ही हमारे शरीर में प्राण का संचार करते हैं। ये श्वास ही है जो कि हमारे शरीर की विभिन्न शिराओं के माध्यम से शुद्ध रक्त का संचार करती हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि हम अपने को स्वस्थ रखने के लिए और खुशमय जीवन जीने के लिए अपने शरीर को कुछ समय अवश्य प्रदान करें। आधा घंटा, 1 घंटा या अधिक जो भी संभव हो हमें अपने शरीर के लिए निर्धारित करने होंगे और उसके अनुरूप हमें योग, प्राणायाम, कुछ व्यायाम और साथ में ध्यान, ये क्रियाएं करनी होंगी। ये करके हम न केवल अपने आप को बल्कि अपने पूरे परिवार को खुशहाल कर सकते हैं। कल विश्व योग दिवस की यही अवधारणा है, यही मंशा है कि हर व्यक्ति योग के माध्यम से आरोग्य को प्राप्त करे और उसकी बीमार होने की संभावनाएं ज्यादा से ज्यादा कम हो जाए। योग के माध्यम से हम अपनी बीमारियों से लड़ने की शारीरिक क्षमता को बहुत मजबूत कर लेते हैं और सिर्फ शारीरिक क्षमता ही नहीं बल्कि मानसिक क्षमता को भी बहुत हद तक मजबूत कर लेते हैं, ताकि बीमारियां हमारे शरीर पर अगर आक्रमण करें भी तो हम उसका आसानी से निदान कर सके, सामना कर सके। श्रोताओं, हम जानते हैं कि ये दौर कोरोना का है और कोरोना के कारण तमाम प्रकार की समस्याएं हमारे समक्ष उत्पन्न हो चुकी हैं। लेकिन चिकित्सकों ने हमें यही बताया है कि यदि हमें कोरोना से लड़ना है, कोरोना से अपने आप को बचाना है, कोरोना का संक्रमण यदि हो गया है तो उससे लड़कर बाहर निकलना है, तो हमें अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना होगा और तमाम उन सावधानियों का पालन करना होगा जिसके माध्यम से हम संक्रमित ही ना हो। यदि संक्रमण ही नहीं होगा तो हमारे समक्ष
कोई समस्या ही नहीं होगी। लेकिन यदि हम संक्रमित हो जाते हैं तो उस स्थिति में कोरोना से लड़कर स्वस्थ होने का एकमात्र तरीका है हमारे शरीर की अपनी इम्यूनिटी सिस्टम। जितनी अच्छी इम्यूनिटी होगी, रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता अच्छी होगी, उतना ही जल्दी हम स्वस्थ होंगे और हम कोरोना को पराजित कर सकेंगे। श्रोताओं, इस कार्य के लिए योग सर्वोत्तम तरीका माना जा सकता है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने का, क्योंकि योग के दौरान हम जो यौगिक क्रियाएं करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उसके माध्यम से हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। फेफड़ों में ऑक्सीजन ग्रहण करने की और ऑक्सीजन को हृदय के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने की हमारी क्षमता बढ़ती है। इसलिए योग करना हम सबके लिए हितकारी होगा। आइए विश्व योग दिवस के अवसर पर हम ये संकल्प लें कि प्रतिदिन योग करेंगे और दूसरों को भी योग करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसी योग के माध्यम से हम पूरे देश को स्वस्थ बना सकेंगे और सबके भीतर जीवन जीने की क्षमता को बढ़ा सकेंगे। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे चिकित्सक से करा रहे हैं जो कोरोना के मरीजों के साथ सीधे संपर्क में हैं, कोरोना के मरीजों का सीधे सीधे इलाज कर रहे हैं और उन्होंने अनेक ऐसे मरीजों के उदाहरण दिए हैं जो कि हमारे अंदर भी आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। आप हैं डॉक्टर राजकिशोर सिंह, जो कि वर्तमान में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर हैं और कोरोना मरीजों के इलाज में भी आपकी बहुत ही सक्रिय भूमिका है। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर राजकिशोर सिंह से ये बातचीत। श्रोताओं नमस्कार। कोरोना का संकट अभी भी बना हुआ है, लगभग 3 महीने की अवधि बीत चुकी है और इसके मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। हमारा गोरखपुर और आसपास का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। बहुत सारे मरीज इसके यहाँ भी पाए गए हैं और उनके इलाज के लिए जो एकमात्र उम्मीद दिखाई पड़ती है लोगों में वो है बीआरडी मेडिकल कॉलेज। आज हम बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कोरोना वार्ड की और कोरोना वार्ड में मौजूद जो सुविधाएं हैं उनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे और ये जानकारी लेने के लिए हमारे साथ हैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राजकिशोर सिंह जी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले डॉक्टर साहब हम यही जानना चाहेंगे कि ये जो कोविड-19 का जो संकट अचानक से दुनिया भर को अपनी चपेट में लिया और भारत भी देर सवेर इसके चपेट में आ ही गया, ये डॉक्टर साहब किस प्रकार की बीमारी है, किस प्रकार का
ये संक्रमण है कि इतना ज्यादा ये हमें प्रभावित कर रहा है और इससे इतना ज्यादा भय लग रहा है? जी जी, दरअसल ये तो है तो एकदम सामान्य एक वायरल बीमारी ही, जैसे इन्फ्लुएंजा है जी जी, जो कि सांस का संक्रमण है, जैसे स्वाइन फ्लू है जी। अब इसमें होता क्या है कि जब कोई नया वायरस आता है ना, तो उसके जो एंटीजन होते हैं जी, एंटीजन का मतलब ये समझिए कि जो उसका एक तरह का जहर होता है, हाँ हाँ हाँ, उसको हमारा शरीर पहचानता नहीं। जी जी, और जो हमारे अपने यहाँ के वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं या पैरासाइट होते हैं, उनके एंटीजन को, उनके जहर को हमारा शरीर पहचानता है। जी 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 जी, क्योंकि वो बार बार हमारे शरीर पे आक्रमण कर चुके होते हैं और हमारा शरीर उनको एंटीबॉडी के द्वारा परास्त कर चुका होता है। जी जी, तो इस तरह से हमारे इम्यून सिस्टम में एक मेमोरी होती है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, हाँ। रोग प्रतिरोधक क्षमता की यादाश्त जी। हमारे शरीर में होती है और हम अपने विषाणुओं कीटाणुओं से बहुत ही सफलता पूर्वक लड़ करके और थोड़े देर के लिए 1 2 3 4 दिन के हल्के फुल्के बुखार के साथ हम उससे जीत जाते हैं। लेकिन ये चूंकि एक बाहर का वायरस है, इसके एंटीजन हमारे शरीर के लिए बिल्कुल ही नए हैं, इसलिए ये संक्रमण हमारे लिए काफी नुकसान करता है और काफी दिक्कतें पैदा करता है। काफी लोगों में भय भी है। हमको लगता है 3 महीने काम करके कोरोना मरीजों के साथ वार्ड में ऐसा लगा मुझे कि लोग भय से ज्यादा परेशान हैं। जी जी, उतनी बड़ी बीमारी है नहीं ये, हाँ हाँ, जितना लोग भयभीत। जी जी जी। सर, मेडिकल कॉलेज में इसके जांच की तो सुविधाएं उपलब्ध है ही हैं, जांच हो भी रही है, बड़ी संख्या में प्रतिदिन हो रही है। क्या ऐसी भी व्यवस्था है सर कि इसके वायरस के जो लक्षण हैं, जो वायरस जिस कारण से इतना प्रभावित कर रहा है हमें, क्या उन लक्षणों पर भी अध्ययन हो रहा है इस समय? जी, अध्ययन तो हर दृष्टिकोण से हो रहा है और इसीलिए काम बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। हाँ हाँ, क्योंकि हर मरीज में क्या लक्षण आ रहे हैं, कितना उसका टेम्परेचर है, कितना उसका SpO2 है, ऑक्सीजन कितना उसका फेफड़ा ले पा रहा शरीर के लिए, किस मरीज में क्या देना पड़ा, कितना ऑक्सीजन देना पड़ा, किसको वेंटिलेटर देना पड़ा, एक एक मरीज की क्षण प्रतिक्षण रिपोर्ट हाँ हाँ, सरकार की विभिन्न एजेंसियों को, ICMR को जाती रहती है। और जहाँ तक जांच की सुविधा है, जांच की सुविधा हमारे मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में बहुत ही बाखूबी इस को अंजाम दिया है। और कल का मैं बताऊं, कल करीब 850 जांच एक दिन में किया। क्या बात। हाँ हाँ, और हमारा प्रयास है जी कि हम लोगों ने शुरू किया था 50 जांच से। हाँ हाँ हाँ, 50 जांच करने की एक दिन की कैपेसिटी थी हमारी और कल के दिनांक में हम लोग 800 का आंकड़ा पार कर गए। जी 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 जी, पूरा प्रयास है कि 1000 का और इससे भी ऊपर का आंकड़ा हम लोग छू लें, क्योंकि हमारा माइक्रोबायोलॉजी विभाग, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अमरेश सिंह हैं, बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। SGPGI से पढ़ के आए हुए हैं वो, जी जी, और यहाँ के हेड भी हैं। उन्होंने एक काफी प्रयास किया, तो जांच के लिए हम लोगों को कोई भटकना नहीं पड़ा। जी 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 जी, हमारे पास जो मरीज आए उनकी जांच हम अपने पास ही करा लिए। और गोरखपुर के अलावा अब देखिए तो फिर आपको लखनऊ और बनारस, जी जी जी, आसपास कहीं भी नहीं है ऐसा कोई संस्थान, या गोरखपुर में ही कोई ऐसा संस्थान हो जहाँ जांच संभव हो। हाँ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही हम लोगों के कार्य में, इससे बहुत सहूलियत आई। जी, अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बीमारी है, ये जिसको आपने कहा कि सामान्य लंग्स की बीमारी हो सकती है, इन्फ्लुएंजा की तरह लक्षण इसके दिखाई पड़ते हैं, फिर इसके इलाज में कोई इसकी सटीक दवा भी कह रहे हैं लोग कि नहीं है, तो फिर इसके इलाज में किन किन चीजों पर मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है सर? क्या अलग अलग लक्षणों के लिए अलग अलग दवाएं दी जाती हैं? अलग अलग लक्षणों के लिए दवाएं नहीं दी जाती। बेसिकली देखिए, बहुत गहराई में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन देखिए लक्षणों में ये समझिए कि सर्दी, जुकाम, खांसी, गले में दर्द, सोर थ्रोट जिसको कहते हैं, ठीक ना, ये तो बहुत सामान्य है। करीब 100 में 85 लोगों को इतना होता है, या बहुत हल्के होता है। ठीक, जी जी, हम लोग तब उसको मानते हैं कि ये गंभीर है जब उसकी सांस फूलने लगे। हाँ, तो जब वो सांस फूलना कहता है, सीने में दर्द कहता है, या कोई व्यक्ति जिसमें कोई और बीमारी हो, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, तमा, ठीक ना, या HIV, या कोई भी ऐसी अवस्था उसको हो, जैसे उसको कैंसर हो या कैंसर का इलाज चल रहा हो, जिसमें कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से भी, सामान्य से भी नीचे है,
हाँ हाँ तो वैसे लोगों के लिए, वैसे लोगों में अगर लक्षण नहीं भी हैं तो उनको हम भर्ती करते हैं हाँ। और उनके हम ऑक्सीजन की जांच करते रहते हैं। जी जी जी। और ऑक्सीजन हमारा जैसे ही 95-99 से कम जाता है हाँ। तो हम उन्हें ऑक्सीजन देना शुरू करते हैं। और उसके बाद अगर उसके बाद भी वो ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर पा रहा है, उसके फेफड़े शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं, तो हमें फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन, हाँ। जो वेंटिलेटर्स होते हैं, उनसे ऑक्सीजन की सप्लाई फेफड़ों को करनी पड़ती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस लक्षणों में 2-3 लक्षण ऐसे हैं, जैसे कि सूंघने की क्षमता का नष्ट हो जाना या ह्रास हो जाना, हाँ। स्वाद लेने की क्षमता का ह्रास हो जाना, पूरी बॉडी में दर्द होना, ये सब लक्षण कुछ ऐसे हैं जो उभर के आए हैं। जी जी जी। हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि ये सभी ऐसे लक्षण हैं जो आए हैं, और कुछ लोगों में इवन दस्त होना भी पाया गया है, खासकर बच्चों में। हाँ। लेकिन अच्छा, जी। अगर पूरी तरह से देखें तो इसमें ऐसी कोई बहुत गंभीरता की बात नहीं है। जी जी। जितना का भय व्याप्त हो गया है लोगों में, हाँ। ये इतना जरूर है कि इसे बच के रहना है, क्योंकि अगर ये हो गया, अगर इसका संक्रमण हो गया आपको, तो 85% लोगों में तो ये करीब करीब नहीं के बराबर लक्षण देता है। 10% लोगों में थोड़ा सा ज्यादा लक्षण देता है, और करीब 95 लोग निकल गए। जी जी। 5% लोगों में बहुत ज्यादा लक्षण देता है, जैसे सांस का फूलना, ऑक्सीजन कम हो जाना शरीर में। जी जी जी। और तब उनके लिए वेंटिलेटर की जरूरत आती है। उनके लिए वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, और उसमें करीब करीब 2 से 3% लोग को बचाना मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए। हाँ। तो अगर मॉर्टेलिटी वाइज देखें तो कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है जी। और इससे जो बचने का उपाय भी है वो बहुत सामान्य है, क्योंकि आपके शरीर के लिए नया वायरस है, पूरे विश्व के लिए एक नया वायरस है। जी जी। तो पूरी वैश्विक महामारी है, कोई ऐसा नहीं कि हम ही इससे ग्रसित हैं। हाँ। तो हमें अपनी आदतों में कुछ सुधार करना होगा। जैसे जापान के लोग सामान्य जनजीवन में भी अपना मास्क का उपयोग करते हैं। जी जी जी। हमारे यहाँ बार बार कहने के बावजूद लोग मास्क गले में पहनते हैं। ये बड़ा क्षोभ और दुख का कारण होता है। जी जी। ये मास्क तो एक सिंपल व्यक्तिगत स्वच्छता का एक अति आवश्यक पहलू है, हाँ। जो कोरोना से बहुत पहले हमें अपने समाज को सिखाना चाहिए था, स्वयं भी सीखना चाहिए। जी जी। बहुत पहले करना चाहिए था इसको। हाँ। लेकिन खैर, इससे भी हम लोग सीख जाएं तो बहुत बड़ी बात है। जी जी जी। फिर सोशल डिस्टेंसिंग, ये तो हमको लगता है कि हमारी परंपरा में रहा है। जी। भारतीय परंपरा जो कि पूरे विश्व को लुभाती रही है, उसमें रहा है कि हम हर काम के लिए हमारे यहाँ नियत था कि आप ऐसे कीजिए, बाथरूम को घर के बाहर बनाइए, और लोग आपस में मिलने जुलने का बहुत एक पारंपरिक जो तरीका था वो अब लुप्त हो गया, लेकिन उसमें सोशल डिस्टेंसिंग थी। जी जी। और जहाँ तक हाथ धोने की बात है, वो तो हमको लगता है कि जितना भारतीय परंपरा में हाथ धोने की बात कही गई है, उतना तो कहीं नहीं कहा गया, क्योंकि हमारे यहाँ असल में भारत ही ऐसा देश है जहाँ की लोग हाथ से खाना खाते थे। मैं थे शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि अब तो लोग चम्मच, अब लोग हाथ से नहीं खाते। जी जी जी। और सही बात है, खाने के प्रति हाइजीन के इतना ज्यादा ख्याल थे लोगों के पास कि घर में खाना है तो जूते चप्पल बाहर निकाल के खाएंगे, रसोई में खाएंगे, यहाँ तक कि कपड़े उतार के लोग स्वच्छ जगह पे उतार के खाना है। और किचन में तो चप्पल पहन के कोई चला गया तो फिर तो उसकी खैर बिल्कुल बिल्कुल। उन्हीं आदतों को फिर से अपनाने की आवश्यकता है। चीजों को फिर से हमको लगता है कि लाना पड़ेगा। और आपकी जो इम्यूनिटी है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो 2 तरह की होती है। एक होती है जो एंटीजन पे डायरेक्ट अटैक करती है, एंटीबॉडी। तो निश्चित रूप से एक विदेशी, एक नया वायरस है, तो इसके लिए हमारे पास एंटीबॉडी नहीं है। यही एक दुखद पहलू है कि हमारे शरीर में उसके लिए कोई एंटीबॉडी पहले से नहीं है, नहीं हमारे पास कोई उसकी इम्यूनोजेनिक मेमोरी है। ठीक, लेकिन जो एक इम्यूनिटी का दूसरा पहलू होता है जो सामान्य एक आपका होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। और वो कैसे होता है? वो जब आप पर्याप्त नींद लेते हैं, 6 से 8 घंटा नींद बिना टूटे हुए जरूरी है। जी जी। सबसे जरूरी पहलू है जो मैं इसमें ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इम्यून सिस्टम को सबसे तेजी से, सबसे ज्यादा प्रभावित करता है आपकी नींद। अगर आप अच्छी नींद ले रहे हैं तो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा ही हो। 6 घंटे अगर आप सो रहे हैं। जी जी जी। सेकंड चीज जो है, दूसरी चीज जो है जो हमारी इम्यून क्षमता को प्रभावित करती है, वो है हमारा तनाव।
तनाव किसी कारण से हो, द्वेष के कारण हो, ईर्ष्या के कारण हो, भय के कारण हो, गुस्से के कारण हो, ये सब कुछ तनाव जो देता है या लालच के कारण हो, तो कोई भी तनाव जो होता है हमारे अंदर स्टेरॉइड हार्मोन निकालता है, जिससे कि हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी गिर जाती है। हाँ। जैसे देखिए कि बच्चे जो एग्जाम देते हैं, जी जी तो एग्जाम के समय अचानक से उनको सर्दी जुकाम होना शुरू हो जाता है। जी 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 एग्जाम के 4 दिन पर। क्यों? क्योंकि उसको तनाव होता है एग्जाम। जैसे तनाव होता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी गिर जाती है। जी, जी। तो जो वायरस उसके इन्वायरमेंट में है पहले से, जिनसे कि वो लड़ ले रहा था और कोई लक्षण उसको नहीं आ रहे थे, अचानक से उसमें लक्षण करने लग जाता है। तो जो वायरल डिजीज है उसका रियली देखिए तो इलाज नहीं है, उसका बचाव ही है। और हमारी जो अपनी परंपरा है, हमारी जो अपनी धरोहर है, अगर उसको हम पूरी तरह से पालन करें तो हमको लगता है कि भारत ही एक ऐसा देश होगा पूरे विश्व का जो कोरोना को निश्चित रूप से हराएगा। क्या बात है, क्या बात है। और आप देख ही रहे होंगे कि हम लोग निश्चित रूप से इससे जो है अन्य देशों की अपेक्षा काफी कम प्रभावित हुए हैं या होंगे। हम लोगों को थोड़ी सी एहतियात तो बरतनी होगी। ये तो 3 चीजें हैं कि हम अब चेहरे को ढक के रखें, अभी कहीं बाहर में। हमारे यहाँ की पगड़ी कितनी प्रसिद्ध है जी, और लोग पगड़ी बांध के उसी पगड़ी के फेटे से पीछे लटकता था, उससे मुंह को ढके रखते जी। तो एक तरह का मास्क ही था वो। हाँ। सर के लिए भी मास्क था और चेहरे के लिए भी मास्क। क्या बात है, क्या बात है। आप उसको जो है वो हेड कवर और मास्क के रूप में आप यूज कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी परंपरा में जी। और अभी भी लोग शादी ब्याह के अवसर पे लोग पगड़ी बनवाना एक जी बिल्कुल एक रस्म है। में यहाँ पे रस्म है। हाँ। एक रस्म है यहाँ पे। जी। और लोग घूंघट में रहते थे, औरतें घूंघट में रहती थी। तो ये सबके पीछे कहीं न कहीं उन लोगों का एक इन्फेक्शन प्रिवेंशन का कॉन्सेप्ट रहा होगा, जो धीरे धीरे खत्म होता चला गया समाज। और उसके कारण से दिक्कत। तो यानी हमें फिर से अपनी परंपराओं की ओर लौटना चाहिए, इन चीजों के लिए लौटना चाहिए। हाँ, ये तनाव के बाद जो तीसरी इम्पोर्टेंट चीज है आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, वो है भोजन। हाँ। तो भोजन में बैलेंस भोजन होना चाहिए, खासकर प्रोटीन, दलहन जरूर होना चाहिए। हाँ। और दलहन में भी मिक्स दलहन अगर हो तो ज्यादा अच्छा है, या आप बदल के दालें खाएं तो ज्यादा अच्छा है। और उसके बाद हरी साग सब्जियां, थोड़े से फल, थोड़े से मेवे या कुछ भी इस तरह का चीज हो। हाँ। तो वो बहुत जरूरी है। और फिर हमारे यहाँ बहुत सारी लोकल जो हम गार्डन में अपने होम गार्डन में उगाते हैं, जैसे तुलसी, अदरक, जी। काली मिर्च, ये सब चीजें भी हैं जो हमारी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को ठीक रखती हैं। जी। ऐसा आयुर्वेद भी मानता है और एलोपैथ में भी बहुत सारी कुछ स्टडीज हुई हैं इस तरह की। हाँ। जो इनके एंटीवायरल और इम्यून एनहेंसर प्रॉपर्टीज को बताती हैं। जी। तो इनका भी अगर हम उपयोग करते रहें तो हमको लगता है कि कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ। और असावधानी आपको रोगी बना देती है। एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण दूं मैं कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज एकमात्र एक ऐसा संस्थान रहा पूरे पूर्वांचल में जिसने कोविड को गंभीरता से लिया, और उसके लिए एक तरह से देखा जाए तो हमने विश्व स्तरीय सुविधा का यहाँ पर विकास किया। उसका अगर वीडियो आप देखेंगे उस हॉस्पिटल का, तो आपको लगेगा कि ये हॉस्पिटल निश्चित रूप से विश्व स्तरीय मानकों पे खरा उतरता होगा। हाँ। और जो उसकी व्यवस्था है, जो उसकी सफाई है, हमारे प्रधानाचार्य महोदय हैं, उन्होंने 24/7 काम किया। हाँ। और काम ही नहीं किया बल्कि उन्होंने पूरी टीम को मोबिलाइज किया। सबको, हम लोग जब भी परेशान हुए या डरे कोविड से, तो उन्होंने हौसला अफजाई किया। और 50 से अधिक उम्र के होने के बावजूद भी, 60 के करीब होने के बावजूद भी, डेली उन्होंने खुद स्वयं जा करके कोविड वार्ड का दौरा किया और डेली नियमित रूप से दौरा करते रहे। इससे क्या हुआ कि हमारी टीम जो है वो एनर्जाइज और लोगों का भय खत्म हुआ। हाँ। क्योंकि एक आदमी टीम लीडर बन के भयभीति नहीं हुआ। और सोचिए कि जो लोग कोविड वार्ड में काम किए, हमारे जो भी डॉक्टर्स कोविड वार्ड में, चाहे जो भी स्वास्थ्य कर्मी कोविड वार्ड में काम किए, कोविड मरीजों के साथ काम किए, उनमें से कोई कोविड पॉजिटिव नहीं हुआ। क्या बात और है, क्या जो जबकि चिकित्सक पॉजिटिव हुए, कुछ नर्सेज भी हुई, कुछ जेआरस भी हुए, लेकिन वो सब के सब नॉन कोविड जगहों पे काम कर रहे थे और जहाँ पे संक्रमण की कोई गुंजाइश नहीं थी। जी। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं छोटी बहुत लापरवाही सामान्य जगह पे भी हम पे भारी पड़ सकती है। हाँ। हम संक्रमण क्यों लेने जाएं? जी। ठीक है, हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, हम अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखें, इतना। और अपनी सांस की क्षमता जानने का एक जो सबसे अच्छा और आसान और बिना खर्चे का तरीका है, वो है एक सांस में गिनती करना।
हाँ हाँ। तो इसको हम लोग वार्ड में भी करते हैं। जैसे किसी मरीज से कहते हैं कि भाई ठीक है तुम अपनी सांस एक सांस में गिनती गिनो, तो वो जो गिनता है पर डे, उसी से हम देखते हैं कि कितना इसको इम्प्रूवमेंट हुआ है। या हम फिर ऑक्सीजन, अगर पल्स ऑक्सीमीटर है तो पल्स ऑक्सीमीटर लगा के देख सकते हैं। ठीक ना, ये दोनों तरीका है। मैकेनिकल तरीका है, पल्स ऑक्सीमीटर से बता देगा ऑक्सीजन। लेकिन अगर वो आदमी 100 से ऊपर तक गिनती गिन लेता है तो खतरा एकदम शून्य की करीब। क्या बात, क्या 50 से 100 के बीच में गिनता है अगर एक सांस में गिनती, तो खतरा करीब बहुत थोड़ा 1% से भी कम समझ। और 50 से अगर कम गिनता है और 30 के ऊपर गिनता है तो खतरा थोड़ा ज्यादा है, और 30 से कम गिनता है तो खतरा बहुत ज्यादा और ज्यादा है। और 15 से कम गिनता है तो ऐसी अवस्था में तो हम लोगों ने देखा है कि बचाना मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। हाँ, फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाने का जो तरीका है वो वही सब है, सारे सांस के व्यायाम जो हमारे पूर्वजों ने हमको शोध करके दिए, वैज्ञानिक थे जिन्होंने, हाँ, जो प्राणायाम आप करते हैं, जो सूर्य नमस्कार आप करते हैं, जो योगा आप करते हैं, और एक्सरसाइज में ख्याल रखना है। एक्सरसाइज में लोग क्या होता है ना, थकने जितना एक्सरसाइज करते हैं, मतलब आज ही शुरू करेंगे तो आज ही इतना कर देंगे कि आज ही पता नहीं क्या बन जाएंगे। जी। नहीं, इतना ही एक्सरसाइज कीजिए जिसमें आपको थकान ना हो, और एक्सरसाइज करने के बाद आपका मन हल्का, शरीर हल्का फील हो। वो एक्सरसाइज इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और अगर एक्सरसाइज करने के बाद आप पूरी तरह थक गए, शरीर में दर्द हो गया, तो वो एक्सरसाइज आपकी इम्यूनिटी को घटाता है। जैसे आप कोई बहुत लंबी यात्रा कर रहे हैं या दिन भर बहुत चलना पड़ जाए, बहुत कुछ ऐसा काम करना पड़ जाए, आप बहुत बुरी तरह थक जाए, ठीक ना, तो उस पे आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। और यूजुअली होता है कि थकने के बाद आप आए और नेक्स्ट डे आपको सर्दी जुकाम हो गया, तो आप कहते हो शाम को लगता है बहुत गर्म से आए थे और पानी पी लिए इसलिए हो गया, ठीक ना। जबकि होता यह है कि इम्यूनिटी आपकी कम हो गई, उसके कारण से आपके पास तो वायरस तो हमेशा है, हर जगह है। हाँ, बस इस वायरस के साथ क्या है कि ये नया वायरस, इसके एंटीजन को हमारा शरीर पहचानता नहीं है, और धीरे धीरे पहचान लेगा, क्योंकि अब ये जाने वाला नहीं है, समाज में रहेगा। और जो सबसे खराब पहलू है, 85% मरीज एसिम्प्टोमेटिक हैं। तो अगर आपको कोई लक्षण नहीं है तो इसका मतलब नहीं कि आपको कोरोना नहीं है, और सामने वाले को कोई लक्षण नहीं है तो इसका मतलब ये भी मतलब नहीं कि उसको भी कोरोना नहीं। ठीक, और कोरोना ही क्यों, कोई भी वायरल बीजी हमको क्यों हो, तो क्यों ना हम अपने मुंह और नाक को ढक के रखें और आंख पे चश्मे लगाने की आदत आती। तो आंखों के, मगर छींटा कोई आंख में पड़ गया या छींक कोई आंख में पड़ गई तो उस रास्ते भी वो जा सकता है। जाने के 3 ही रास्ते हैं, हाथ छू देने से नहीं होगा। हाथ पे अगर हमारे पूरा कोरोना लगा दिया जाए तो हमको कोरोना नहीं हो जाएगा। लेकिन उस हाथ से अगर मैंने नाक खुजला लिया, जीभ मुंह में डाल लिया या आंख खुजला लिया तो चला गया अंदर, उसको कोई एंट्री पॉइंट मिलना चाहिए। तो उस एंट्री पॉइंट से ही जाता है। इसलिए आप देखते होंगे कि बार बार आती ही बात है कि फेस मास्क लगाइए, फेस मास्क लगाइए। और जापान को बहुत कम प्रभावित कर पाया कोरोना, जबकि चाइना के बगल में ही है। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था कि जापान ने जो है, जापान में लोग रूटीन रूप में फेस मास्क का प्रयोग करते हैं। वहाँ पे मतलब आम जनजीवन में ये चीज है कि हमको जब भी निकलना है बाहर, हमको अपने नाक मुंह को ढक के निकलना। हाँ, हो सकता है कि हमारे अंदर कोई वायरस बैक्टीरिया हो, जो मैं सिम्प्टोमेटिक हूँ, मेरा प्रतिरोधक क्षमता उसे लड़ रहा है, सामने वाले को मैं दे दूं या सामने वाले का कोई हमको दे दे। इस तरह से पूरे वातावरण की शुद्धि होती रहती। अगर सब लोग मास्क लगा लें फिर वातावरण में वायरस आएगा कहाँ से? उसको तो कहीं ना कहीं कोई जीव चाहिए ना। वायरस तो जीवन और मौत के बीच की कड़ी है, सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी है। जब वो इन्वायरमेंट में रहता है तो निर्जीव रहता है, और जैसे ही जीव के अंदर जाएगा वैसे सजीव हो जाएगा वो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको एक चाहिए उसको जिसकी इम्यूनिटी कम हो, उस तरह का एक कोई होस्ट उसको चाहिए जहाँ की वो अपना खुराफात कर पाएगा। और उस तरह का होस्ट हम ना बने। हम भारतीय हैं और हम लोग बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से उबरते गए और आज भी अपना देश उसी तरह से है। तो हमको लगता है कि इस समस्या से भी हम लोग इसी तरह से उबर जाएंगे, और हमारी संस्कृति, हमारा अपना जो रहन सहन का तरीका है उसको उसके अनुरूप कर पाएंगे हम, और हम लोग इससे जीत जाएंगे। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई सर। विज्ञान के साथ साथ अपने सांस्कृतिक मूल्यों के महत्व को आपने स्थापित करने का प्रयास किया है। 70 साल से अधिक उम्र तक के मरीज हमारे यहाँ भर्ती हुए और छुट्टी पाए। क्या बात है, ठीक होकर हुए जिनको
जिनका शुगर एकदम अनकंट्रोल था और हाइपरटेंशन था, उनको कोरोना हुआ, वो भी छुट्टी पाए। जो एक 3 महीने की बच्ची बस्ती की भर्ती हुई थी, वो भी ठीक होके गई पूरी तरीके से जी। और कम से कम हमको लगता है कि 5-6 बच्चे अभी तक 1 साल से कम उम्र वाले जिनको कोरोना हुआ और ठीक होके गए जी। तो इसलिए अब तो शुरू में तो कई बार हमें भी भय लगा, लेकिन हमारे प्रधानाचार्य महोदय की हिम्मत को मैं दाद देता हूँ। उनके कारण से शुरुआत में बहुत हिम्मत मिली जी। और थोड़ा सा कई बार हम लोग इस काम पे थोड़ा सा डर के मारे या किसी अप्रहेंशन के मारे नहीं जाना चाहे तो भी उन्होंने उसको एक टीम लीडर की तरह से संभाला और उसके लिए वो बराबर प्रोत्साहित करते रहे कि अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। बिल्कुल करना तो पड़ेगा हम ही लोगों को। और जब करना ही है तो काम को इतने अच्छे से करो ताकि उसका एक अच्छा इम्पैक्ट समाज पे जाए, सरकार पे जाए, सब पे जाए जी जी। बहुत अच्छी बात। इस तरह से बार बार उन्होंने जो है हम लोगों की हौसला अफजाई किया और वो क्षण निश्चित रूप से बहुत भय के क्षण थे। जिस समय कोरोना हॉस्पिटल की बात की गई, बीआरडी को बनाना है जी जी, और 200 बेड का हमको हॉस्पिटल सिर्फ कोविड के लिए बनाना है। और उसके लिए बहुत सारे मानक थे कि उसमें पेशेंट की एंट्री अलग जगह से होना चाहिए, पेशेंट ठीक होके अलग गेट से निकलेगा, डॉक्टर की एंट्री अलग होगी, डॉक्टर का एक किट अलग होगा। इतनी सारी चीजें थी, इतना कॉम्प्लिकेशन था। दिन भर में 3 बार हाइपोक्लोराइड से साफ होगा, मैकेनाइज सफाई होनी चाहिए, ठीक ना, सारे दरवाजे खिड़कियों सबकी सफाई होनी चाहिए। शुरू में तो लगता था कि एक सरकारी सेटअप में कैसे कर पाएंगे हम लोग और लोग, हमारे स्टाफ बहुत डरे हुए थे जी जी जी। लेकिन एक टीम लीडर का इसमें जो रोल होता है वो प्रिंसिपल साहब ने हमारे को लीड किया और लीड करने के कारण से जी, और उसके कारण से हमारे स्टाफ सब एकदम फोर फ्रंट पे काम किए जी जी जी। और कोई इन्फेक्टेड भी नहीं हुआ उसमें से जो लोग काम किए। और हम लोगों के पास लकली एक बिल्डिंग पड़ी हुई थी PMSSY से 200 बेड का, उसमें हमने हॉस्पिटल बना दिया जिसमें कि 40-40 बेड के 4 वार्ड जी जी और 20-20 बेड के 2 ICU जी जी, जिसमें सब पे वेंटिलेटर है और सारे बेड पे ऑक्सीजन की सुविधा है। क्या बात है, क्या बात है। ये हम लोगों की उपलब्धि रही और बहुत ही एकदम नई बिल्डिंग थी और बहुत नए मानकों पर बनी थी। आप समझिए कि गैलरी की चौड़ाई कुछ नहीं होगी तो हमको लगता है कि 20-20 फुट की तो गैलरीज है। क्या बात है, इतने 20-25-30 फुट की तो में पूरा अस्पताल चलता है। हाँ बिल्कुल। हाँ उतने फुट की तो गैलरीज है वहाँ पे और बकायदे बहुत बढ़िया से स्पेसिंग करके बेड लगे हैं। और जो हमारी ओटी है, डेडिकेटेड ओटी है हमारे पास कोविड के लिए। डेडिकेटेड डायलिसिस भी है जो हमारे विभागाध्यक्ष महोदय प्रोफेसर माही मित्तल ने खुद इनिशिएटिव लेकर के जी 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 जी। और डेडिकेटेड वहाँ पे लगवाया जी। डॉक्टर विजय प्रताप जी थे उसमें, नेफ्रोलॉजिस्ट गोरखपुर के, उन्होंने भी सहयोग किया जी जी। और वहाँ पे उन्होंने 3 डायलिसिस मशीनें सिर्फ कोविड के लिए। क्या बात है। अगर कोविड मरीज को किडनी में कुछ दिक्कत होती है तो तुरंत उसकी हम डायलिसिस करते हैं। कोविड मरीजों के लिए डेडिकेटेड एक्सरे, कोविड मरीजों के लिए डेडिकेटेड ABG मशीन, सब कुछ कोविड मरीजों के लिए डेडिकेटेड। हर मरीज का भर्ती के समय, क्योंकि हमारे प्रधानाचार्य महोदय खुद ही रेडियोलॉजिस्ट हैं, तो लगातार हम लोगों के वो करते रहे कि एकदम हर मरीज का एक्सरे होना चाहिए एट टाइम ऑफ एडमिशन एंड टाइम ऑफ डिस्चार्ज। वो भी होने लगा जी। और इस तरह से हमारा कोविड हॉस्पिटल जो है 200 बेड का रियली एक मतलब बिल्कुल एग्जाम्पल बन गया वर्ल्ड क्लास पूर्वांचल के लिए जी जी जी। और डॉक्टर्स ने भी कंसल्टेंट, डेली कंसल्टेंट, सबसे अच्छी बात ये भी रही कि कंसल्टेंट का राउंड डेली सुनिश्चित किया गया हमारे हॉस्पिटल में। रेजिडेंट्स लगातार ड्यूटी पर रहे, सारे पैरामेडिकल स्टाफ, सिस्टर्स, जो सफाई कर्मी हैं, डेथ बॉडी डिस्पोजल कमेटी जो हमारी बाहर का सैनिटाइजेशन देखते हैं, डॉक्टर PN सिंह, डेथ बॉडी डिस्पोजल कमेटी डॉक्टर योगेंद्र, डाटा मैनेजर हैं यहाँ पे हमारे डॉक्टर मनोज, सब लोगों ने बहुत ही एक टीम वर्क की तरह किया। और हमारे प्रिंसिपल साहब तो हमेशा हर मीटिंग की शुरुआत ही यहीं से करते थे कि देखो हम लोगों का काम चेन की तरह है जी जी। अगर एक आदमी ढीला पड़ा तो अगली पूरी लड़ी घबरा जाए। क्या बात है। हर मीटिंग की शुरुआत जी जी, शुरू में उन्होंने पर डे मीटिंग लेते थे 4 से छुट्टी के बाद वाले टाइम में जी जी। 4 से 5, 6 बजे 7 बजे तक पर डे मीटिंग लेते थे। फिर जैसे जैसे लोगों में स्फूर्ति आती गई वैसे वैसे उन्होंने मीटिंग कम किया, फिर अल्टरनेट थे, फिर उसके बाद से 3 दिन 4 दिन थे, फिर जब जरूरत पड़ी तब जी जी। तो बार बार मीटिंग लेने से लोगों में उन्होंने उत्साह भरा। इस तरह से काम बहुत ही अच्छे से और सुचारू रूप से चलने लगा और अभी भी चल रहा है जी जी। अभी पूरे मंडल से सारे मरीज जो सीरियस
केस हैं, या इवन बिहार तक के, नेपाल तक के मरीज भी भर्ती हुए हैं। भर्ती हुए हैं, ठीक होके गए हैं। जी 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 जी, आपने बड़ी अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब कि नेपाल तक के मरीज आए हैं। शायद इससे हमारा पड़ोसी देश नेपाल का शासन इससे थोड़ा सा वैचारिक रूप से सोचना चाहिए, समझना चाहिए सोचे और अपने अभी संबंधों कल ही हम को। लोगों ने सिवान का मरीज भर्ती किया। जी जी तो मरीज तो हर जगह से आ रहे हैं और अधिक संख्य मरीज ठीक होके जा रहे हैं। जी जी अभी तक हम लोग 90% से प्लस में अभी हम लोग चल रहे हैं जो मरीज ठीक हो रहा है। जी, बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी ही उपलब्धि है। और ये जो आपने बताई बातें, ये अद्भुत है कि इतना डेडिकेशन के साथ टीम लीडर और सारे मेंबर्स काम कर रहे हैं। तो कोरोना क्या, कोई इससे बड़ी भी महामारी आएगी तो कुछ हाँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है गोरखपुर के लिए, मानना पड़ेगा। जी जी, लोग हमारे पास एक टीम लीडर से लेकर के टीम में काम करने वाले बहुत सारे लोग थे जो बहुत अच्छे से काम किया लोगों ने। हाँ हाँ हाँ, और सबने बहुत अच्छे से काम किया। जी जी इसमें हमारे विभाग के जो विभागाध्यक्ष में होते हैं बस माही मित्तल जी, मतलब वो तो एकदम फियरलेस, उनको तो मैं कहता, हम लोग कहते थे उनको शुरू में जी जी कि मित्तल सर तो ब्रह्मा जी के अवतार हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इनको तो कोरोना कुछ कर नहीं पाएगा, इससे तो है नहीं बिल्कुल। जी 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 जी, बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो इतने फियरलेस रहे लोग और कुछ हमारे टीम लीडर्स, हमारे प्रिंसिपल, हमारे एचओडी, हम लोग बहुत उत्साह के साथ काम किए। आप लोगों का भी, मीडिया का भी सहयोग मिला, सबका सहयोग मिला, पुलिस का भी सहयोग, पुलिस प्रशासन ने बहुत सहयोग किया। इतना सहयोग किया कि उसकी मतलब कल्पना नहीं कर सकते थे, कल्पना नहीं कर सकते। कैंपस की सफाई, सैनिटाइजेशन, डेड बॉडी डिस्पोजल में जो हमारे सीएमओ, हमारे डीएम, कमिश्नर साहब ने, सब लोगों ने बहुत ही सहयोग किया। मतलब बहुत एकदम त्वरित, तुरंत ये होना है तो होना है, अभी होना तभी होना, रात को 11 बजे होना तो 11 बजे, क्या बात, रात को 2 बजे होना तो 2 बजे। तो इसीलिए मैंने इसकी ड्यूटी को 24x7 नाम किया। और तभी इतनी सफलता भी मिली है, अगर ये बात करें। तभी सफलता मिली, जब तक 24x7 लोग नहीं काम करते तो नहीं। क्या अधिकारी, क्या कर्मचारी, किसी को आप नहीं कर सकते कि वो 24x7 मोड में नहीं। और सबकी उम्मीद का केंद्र भी था बीआरडी मेडिकल कॉलेज इस क्षेत्र, जितने पूर्वांचल के और आसपास के। जो खुशी है कि हम लोग उस उम्मीद पर खरे उतरे और आगे भी उतरेंगे सर। अब हम लोगों की पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप लोगों ने जिस तरह से काम किया है, इसके लिए तो वास्तव में आपको कोरोना योद्धा की संज्ञा दी गई है। वो वास्तव में पूरा बीआरडी ही है। जी 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 सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और बहुत ही सहज लहजे में आपने बताया है ये सब। हमारे श्रोता निश्चित रूप से इससे लाभान्वित होंगे और उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा आपकी बातों से। जी जी, क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया कि ये बीमारी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, बस सावधानी की आवश्यकता है और समय पर। जी जी जी, अगर बड़ी बीमारी होती तो कोरोना वार्ड में काम करने वाले सारे चिकित्सक बेड पे चले गए होते। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपने हमें इतना समय दिया, इतनी अच्छी बातें बताई, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही आज का हारेगा कोरोना जीतेगा भारत का ये अंक यही संपन्न होता है। कल पुनः एक नए अंक के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ब्रजेंद्र नारायण को अनुमति दीजिए। नमस्कार। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा।